तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज सैटरडे है और सैटरडे को एक नया सिलसिला, मेरी अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान ऐसी खबरें जो या तो मिस की, डांट खाई, या हिट हुई, तारीफ मिली। कई हिट मिस दोनों ही, कई मिस भी हुई और हिट भी हुई। तो अलग अलग ये खबरें इस सिलसिले के ज़रिए एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि मुझे खुद उस रिपोर्टिंग के दौर की भोली बिसरी बातें भी याद आ जाती हैं। आज की कहानी जो है, दो चीज़ें हैं इसमें। एक मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा कि इसके दौरान क्या हुआ, और शायद 7 मिनट की एक रिपोर्ट है, 6-7 मिनट की रिपोर्ट होगी। एंड में वो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, जिसके ऊपर आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो वो इस कहानी के एंड में आप वो पूरी रिपोर्ट देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। करीब 20 साल पुरानी वो रिपोर्ट है, और 20 साल पुराना मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दूंगा कुछ डायलॉग मारते हुए। ये मेरे अपने क्राइम रिपोर्टिंग की करियर के अगर हिसाब से देखें और टीवी में, तो पहला ऐसा मामला था जिसमें मैंने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया था, पहला। उसके बाद फिर मौका मिला नहीं, इसलिए कि टीवी में एक बुराई ये होती है कि अगर आपका चेहरा लोग पहचान लें तो फिर आप स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप उनके पास जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, तो फिर वो संभल कर बात करेंगे। फिर बाद में ऐसा भी हुआ कि स्टिंग को लेके बहुत चर्चाएं हुई, तो लोग वैसे ही घबराने और डरने लगे कि पता नहीं कौन सा खुफिया कैमरा कहाँ छुपा कर चला है। तो स्टिंग कैमरे में वही लोग या स्टिंग ऑपरेशन में कामयाब होते हैं जो स्क्रीन पर खुद नहीं आते, मतलब जिनका चेहरा आप नहीं दिखाते और चेहरे के मतलब पर्दे के पीछे रहते हैं। तो ऐसे लोग कुछ भी बनकर कहीं भी जाकर स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, और हमारी टीम में ऐसे बहुत महारती है जो आज भी खुद स्क्रीन पर नहीं आते लेकिन स्टिंग ऑपरेशन लाजवाब करते हैं। तो ये मेरे अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के करियर के पहले स्टिंग ऑपरेशन की कहानी है। कई बार किस्तों में शायद मैंने आधी अधूरी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आज पूरी कहानी, और कहानी के बाद उस स्टिंग ऑपरेशन की वो रिपोर्ट। 2003, ये 2023 है, लगभग 20 साल हो गए। 20 साल पहले दिसंबर का महीना था, और मैं करीब 1 दिसंबर को पटना पहुंचा था। वजह ये थी कि खबर मिली थी कि पटना और बिहार के कई ऐसे जेल हैं जहाँ पर कैदी जिनको जेल के अंदर होना चाहिए, वो जेल के बाहर जब मन करता है घूमने फिरने निकल आते हैं। बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनको बुखार भी हो मामूली, तो वह हेल्थ ग्राउंड पर जेल से बाहर आ जाते हैं, और अलग अलग अस्पतालों में, चूँकि एक कानून है कि अगर कैदी बीमार है तो उसको जेल से बाहर निकाल कर इलाज की ज़रूरत है, तो फिर सरकारी अस्पताल में ही उसका इलाज होगा। तो पटना में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, PMCH, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इसमें एक कैदियों का भी वार्ड, पटना के मशहूर बेऊर जेल, जहां लालू प्रसाद यादव भी रहे लंबे अरसे तक। तो बेऊर जेल के ज़्यादातर कैदी या बिहार के अलग अलग ज़िलों के, शहर के वो कैदी जो बीमार हों, अदालत के हुक्म पर उनको जेल से निकाल कर अस्पताल भेजा जाता था। बट मुझे ये खबर मिली थी कि इनमें से बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनकी सिटिंग है, और बहुत सारे डॉक्टर भी उनका साथ देते हैं, और झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाकर ये लोग जेल से बाहर निकलते हैं और बाकायदा इलाज के नाम पर अस्पताल में ऐश करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, जबकि कैदी वार्ड में कुछ पुलिस वाले भी निगरानी कर रहे होते हैं उसके बावजूद। तो खबर मिली। अब उसके बाद चुनौती ये थी कि इन लोगों तक अस्पताल के अंदर कैसे पहुँचे, क्योंकि कैदियों का पूरा एक वार्ड है अस्पताल में, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी भी है, सुरक्षा भी है, और कैमरा बड़ा तामझाम लेकर जा नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। तो नया नया खुफिया कैमरे सब आए थे, तब उतना अच्छा कैमरा नहीं हुआ करता था। वो एक कैमरा था जो बैग में आप आगे बटन टाइप से लगा सकते थे, और उस बैग को अपने साथ रखना था। तो उस वक्त शुरुआत थी 2003। उसी बैग के साथ मैं, और उस वक्त कैमरामैन थे मेरे सुबोध कुमार भोपाली। भोपाली नाम नहीं है, सुबोध कुमार है, बट उनको प्यार से भोपाली बोलते हैं, भोपाल के हैं वो। तो हम वहाँ पहुँचे, और अपने सोर्स के ज़रिए फिर पता चला कि एक ही जगह पे बहुत सारे बाहुबली, उस वक्त के बहुत सारे डॉन, और डॉन का कल्चर आपको पता है कि थोड़ी सी बदमाशी करो उसके बाद राजनीति का दामन थाम लो। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पहले बाहुबली बने, फिर MLA बने, पर उनके ऊपर अलग अलग मुकदमे थे। कोई कत्ल का मामला था, एक तो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे वहाँ, वो भी वहीं थे।
लेकिन बीमारी के नाम पर जब तब ये लोग जेल से बाहर ऐश करते। तो उसी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हम लोग पहुंच गए उस खुफिया बैग के साथ, मेन कैमरा भी साथ था। तो ये सारी चीज़ आप रिपोर्ट में जो मैं कह रहा हूँ आप हूबहू देखेंगे। जब अंदर गए तो वहाँ टेबल सजा हुआ है, ग्लास है, जाम छलक रहा है, मोबाइल फ़ोन उस दौर 2003 में कैसे होते थे वो भी देखिएगा इस रिपोर्ट में, सिगरेट भी है। एक तो ऐसा है विजुअल में ही दिख रहा है। हम लोग पहुँचे तो वहाँ बाकायदा टीवी लगा हुआ है, जबकि टीवी होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने पता था ये आज तक से है। भाई ये नहीं पता था कि ये अभी शूट कर रहे हैं कुछ, क्योंकि कैमरा, मेन कैमरा उनके सामने रखा हुआ था बंद। तो देखते ही पहले उन्होंने टीवी बंद किया, फिर टीवी को हटाने की कोशिश की। तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती गई। और वही शूट है जिसमें एक वक्त ऐसा आया था जब उन्हें डाउट हो गया था कि ये लोग कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि बैग कंधे पर था। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या कीमती चीज़ है, जब मैंने बैग को नीचे फेंक दिया। और फिर उस बैग ने भी बहुत कुछ शूट किया। फिर बाद में लोगों से बातचीत हुई, उसी बातचीत के दौरान वो हिस्सा उसमें नहीं होगा ऑडियो। पता चला कि जिस कैदियों के वार्ड में मैं बैठा हुआ हूँ उसके बीच में सेंटर में एक गटर का ढक्कन है, मतलब मेन वहाँ से उसी कमरे में एक गटर था और ढक्कन लगा हुआ था। तो उसको अगर खोलो और उसमें किसी को डालो तो वो सीधे PMCH के बराबर में गंगा नदी है, वहीं जाकर वो गटर मिलती है। तो ये भी था ख़तरा कि अगर पकड़े गए और सामने कौन, एक से एक, कोई उम्र कैद की सज़ा पाने वाला, कोई कत्ल के जुर्म में, तो वो सीधे इसी गटर में डालेंगे और हम लोग गंगा में निकलेंगे। तो वो भी ख़तरा था, लेकिन खैर काम करते गए। उन लोगों ने अपनी सब में दलील भी दी। बाद में फिर एक रिपोर्टर बनकर ओरिजिनल, कि हम मिस्टेक नहीं कर रहे, उनसे कैमरे पे बाइट भी ली। तो सब ने अपनी अपनी दलील दी कि हम बीमार हैं तो हमारा इलाज हक है। कुछ ने ये कहा कि एक शहाबुद्दीन तो दरबार लगाते जेल में, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। इस पूरी कहानी में एक जगह आप देखेंगे कि एक मुन्ना शुक्ला नामचीन नाम है, इनकी तो कहानी ऐसी थी कि ये कायदे से जेल में होने चाहिए। जेल से निकलते थे, गाड़ियों का बड़ा शौक़ है और टेस्ट ड्राइविंग लेने के लिए चले जाते थे। जब भी कोई नई गाड़ी पटना में आए तो इससे कोई मतलब नहीं है वो बाहर हैं कि जेल में, टेस्ट ड्राइविंग लेने के लिए आराम से जेल का दरवाज़ा खुलता और ये लेकर निकल लेते। ऐसे ही एक राजन तिवारी उस वक्त MLA थे और जेल में थे, उनके पर मर्डर का चार्ज था। तो बीमार होकर ये भी पहुंच गए अस्पताल PMCH, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं। और ये अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए। वहाँ जाकर बाकायदा उन्होंने भाषण दे डाला अपने सारे इलाके के लोगों को। इत्तेफाक से वो भाषण एक अखबार में छप गया और उसमें राजन तिवारी की भाषण देते हुए तस्वीर छप गई। जब तस्वीर छपी तो सरकार, पुलिस मुख्यालय पटना का फ़ौरन हरकत में आया कि ये क्या तमाशा है, जिस बंदे को जेल में होना चाहिए वो जेल के बाहर जाकर रैली को संबोधित कर रहा है। फिर खैर हाथ पैर जोड़कर वापस बुलाया गया कि आ जाओ भैया जेल, हमारी भी थोड़ी इज्जत रख लो। इन्हीं में से एक सूरज भान थे। एक दिन अचानक वो, उनको भी जेल में रहना था, जब तब जेल से बाहर आ जाते। एक दिन जेल में सारे कैदियों को मिठाई बांट डाली। लोगों ने पूछा क्यों, तो बताया गया कि सूरज भान पिता बन गए। अब कई बरस से वो जेल में थे, तो कैदियों को समझ ही नहीं आया कि वो यहाँ अंदर भाभी जी बच्चे को जन्म दे रही हैं, माजरा क्या है। लेकिन फिर ये जो कहानी आई कि जेल के अंदर और बाहर और जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो लोगों को समझ में आया कि क्या कहानी है। तो ये पूरी कहानी जो है, इत्तेफाक से आगे बढ़ो उससे पहले ऐसी कहानी कुकू FM कि आप ऑडियो बुक में जाएंगे तो उसमें एक इनसाइड तिहाड़ जेल, आजकल तिहाड़ की भी लगातार चर्चे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वहाँ के करप्शन सामने आ रहे हैं। तो तिहाड़ जेल के अंदर की सच्चाई क्या है, कैसे कैदी वहाँ रहते हैं और कैसे करप्शन है, क्या कुछ अंदर खाने में खेल होता है, डिटेल में आपको जानना है तो कुकू FM के ऑडियो बुक पर जाएं और इनसाइड तिहाड़ जेल ये आप सुन सकते हैं। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू FM हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो
यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो ये कहानी बिहार जेल की थी और बेऊर जेल की। कमाल की बात ये थी कि जब इन सारे कैदियों से हमने बात की, उसके बाद शक हुआ इन्हें कि शायद हम कर रहे हैं, और इस दौरान में हमने बता भी दिया था कि हम किस होटल में ठहरे हैं और इसके बाद कब जा रहे हैं, हमारी वापसी की फ़्लाइट कब है। लेकिन फिर कई ऐसी चीज़ें हुई, ड्राइवर ने सुन लिया, उसने समझ लिया कि हमने स्टिंग किया है, और सामने कौन, सारे आधे दर्जन वो जिनके लिए मर्डर और कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर हमें रात को ही होटल छोड़ना पड़ा। पटना एयरपोर्ट की जगह हमें गाड़ी पकड़कर बाई रोड रांची जाना पड़ा, फिर रांची से दिल्ली आना पड़ा। ये सारी इसी कहानी का पार्ट था जो इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान थे। अब जब हमारी सारी सच्चाई सामने आई कि जिन कैदियों को कायदे से जेल के अंदर रहना चाहिए, वो इलाज के नाम पर अस्पताल में इतनी आसानी से कैसे पहुंचते हैं, इसका रूट क्या है। तो बहुत सारे जो सोर्स थे बताया है कि सिर्फ फीवर अगर किसी कैदी को है तो वो ही पहुंच जाता था कि तबीयत ख़राब है। और उस वक्त वो दौर था, शायद सोशल मीडिया भी इतनी ताकतवर नहीं थी ही नहीं, कि बुखार के नाम पर भी जेल से बाहर जाओ, पटना मेडिकल कॉलेज वहाँ जाकर ऐश करो, उनको बाहर कर दिया जाता था। उस वक्त जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे पूरी बिहार के जेल के, फिर आखिर में पटना में उनसे मिलने गया। उनसे पूरी कहानी तो नहीं बताई, लेकिन बताया कि हमारे पास ऐसी ऐसी खबरें हैं, सोर्स बता रहा है कि जेल में जो कैदियों को होना चाहिए वो इलाज के नाम पर बाहर ऐश करते हैं, यहाँ तक कि बुखार के नाम पर भी आ जाते हैं। वो इतने मासूम और भोले थे वो आईजीपी साहब के, उन्होंने आज के दौर में अगर सोशल मीडिया हो तो शायद कोई ऐसा बोले भी नहीं। उन्होंने सीधे सीधे इस बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि हाँ, हम लोग ध्यान रखते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। ये भी आप इस रिपोर्ट में आगे देखेंगे जो वो कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी स्टिंग ऑपरेशन की, फिर वापस दिल्ली आया, दिल्ली में आकर रिपोर्ट तैयार की, और ये 15 दिसंबर 2003 रात 11:30 बजे से ये कहानी शुरू होती है जब शूट कर रहे थे, और करीब 2 बजे तक चला था। फिर वापस आए थे और फिर ये जो स्टोरी गई। इसके बाद, इससे पहले ये हुआ था कि कुछ लोगों ने एक रिट पिटीशन दाखिल कर दी थी पटना हाई कोर्ट में, और वो लोग थे जो पीड़ित थे, मतलब जिनके घर में किसी ने कत्ल किया या किसी को ऐसे बाहुबली ने धमकाया, परेशान किया। तो उनका ये था कि अरे ये अदालत ने तो इनको सज़ा सुनाई है, इनको जेल में होना था, ये तो बाहर घूम रहे हैं, ये तो जेल के अंदर होने की बजाय चुनाव अपने रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, कोई गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव ले रहा है। एक एमएलए तो ऐसे थे साहब वहाँ पर कि उनका शाम का काम ही एक था, ये जो चूँकि जितने बाहुबली थे वो इस हॉस्पिटल के वार्ड में बैठते, टेबल सस्ती, आप वो भी देखिएगा, उसमें गिलास से लेके बोतलें सब कुछ। तो वो हर शाम पाबंदी से कैदी वार्ड पटना के उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं। वो मतलब आज़ाद थे, कैदी नहीं थे, वांटेड नहीं थे, लेकिन उनका काम एक था, इन सारे जो नामचीन कैदी हैं, बाहुबली हैं, इनके साथ बैठ के पार्टी करना। तो वो सिर्फ शाम को किसी रेस्तरां, किसी बार या अपने घर में कोई पार्टी नहीं करते, वो इन लोगों के साथ उस हॉस्पिटल के उस वार्ड के उस कमरे में पहुंचते, उनके चेले चपाटी सामान वामान लेकर अपना पहुंचते पीने पिलाने का, और ये बस वहाँ जाकर उनके साथ पार्टी करते। देर रात 1-2 बजे जब पार्टी ख़त्म होती वो उठकर घर चले जाते। अगले दिन फिर यही रूटीन होता है, वो वहीं पहुँचते। तो उनकी जो शामें हैं वो इन्हीं कैदियों के साथ अस्पताल के उस वार्ड में कटती थी। उनका भी आप चेहरा देखेंगे। हालांकि अब चूँकि 20 साल हो गए, इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बहुत सारे लोग आज़ाद हो गए, बहुत सारे लोगों के केस ख़त्म हो गए। तो उसको आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हिसाब से मत देखिएगा वो जो रिपोर्ट है, इसको ये आप ऐसे देखिएगा कि ये 2003 का मामला है, यानी कि आज से 20 साल पहले, और 15 दिसंबर की रात जो कुछ हुआ, तो तब तक जो भी इन लोगों के ऊपर केस थे और जिस हिसाब से इन लोगों को सज़ा आई वो उस वक्त तक की। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली है, बहुत सारे केस ख़त्म हुए, बहुत सारी सज़ाएँ हुई। तो अभी बदली हुई चीज़ें नहीं, इसलिए मैं आपको रियल वही रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ जो 15 दिसंबर 2003 को शूट किया था और जो फिर आज तक पर चला था। तो इस उधर किसी ने हाई कोर्ट में भी रिट दाखिल कर दी, फिर ये रिपोर्ट आई। उसके बाद ये हुआ कि
फजीहत हो गई कि ये क्या मामला है, कानून का मजाक है। जिन्हें सज़ा हुई उनको जेल में होना चाहिए, वो बाहर है और बाहर में ऐश कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो फिर अदालत भी सख्त, और इसके बाद फिर इन कैदियों को बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड भी बनी कि देखो इनमें से कौन कौन बीमार है, कौन कौन ऐसा है जो सिर्फ बुखार के नाम पे बाहर है, इनमें से वाकई किसी को गंभीर कोई शिकायत बीमारी है कि नहीं है। और ईमानदारी से वो सब, उनमें से किसी को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, सब हट्टे कट्टे तंदुरुस्त। लेकिन एक आसान ज़रिया था जेल से बाहर आने का, और वो थी बीमारी। और बीमारी के नाम पर आप हॉस्पिटल आइए, और हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं, न कोई सुरक्षा, क्योंकि सारे बाहुबली भी हैं, विधायक भी हैं उनमें बहुत सारे। और उनकी मासूमियत भरी वो बातें भी सुनिएगा आप, जब उनसे बाद में पूछा कि आप लोगों को कायदे से जेल में होना चाहिए, आप अस्पताल में, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसका भी वो जवाब देते हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी सुनिएगा। तो 20 साल पुरानी वो रिपोर्ट, और वो मेरे करियर का पहला स्टिंग ऑपरेशन था, और इसीलिए ये चीज़ याद थी। और असर जब इसका हुआ, इस रिपोर्ट के आने के बाद, तो और भी अच्छा लगा। हालांकि उनमें से फिर से कई से रिश्ते ख़राब भी हुए, लेकिन बाद में कई लोगों ने कहा अरे आपका पेशा भी है। तो उसमें से कुछ MP भी बन गए थे, और दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी। तो फिर अब चूँकि एक पेशा, उन्हें भी पता पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं हमारी किसी से, बस कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट करनी है। और उसी में वो शहाबुद्दीन की भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कैसे वो अपना दरबार लगाया करता था। अब शहाबुद्दीन हालांकि इस दुनिया में नहीं है, कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। तो वो भी सारा, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें कैद हैं। तो पहले अब मैं इस कहानी में, इसलिए ज़रूरी है कि इस कहानी को अगर मैं वैसे सुनाता रहूँ और आप उसको, अब चूँकि सारी ज़मीन तैयार हो गई कि कैसे क्या किया, अब अगर आप उसको देखेंगे तो आप ज़्यादा उसको फील करेंगे। तो अब पहले आप वो कहानी देख लीजिए, और इसके बाद जो कहानी के ख़त्म होने का जो सिलसिला अपना होता है, बर्थडे विशेष बाकी, इस रिपोर्ट के ख़त्म होने के बाद तो देखिए। लेकिन याद रखिएगा कि 20 साल पुरानी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बदल चुकी हैं, बहुत सारे केस बदल चुके हैं, बहुत सारे अंदर बाहर हो चुके हैं। तो कुछ इसमें से अब नहीं है इस दुनिया में भी, जैसे शहाबुद्दीन की बात की। तो उसी हिसाब से आप ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट ख़त्म होते ही फिर लौटता हूँ। तारीख 15 दिसंबर 2003, वक्त रात के 11:30 बजे, जगह पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी PMCH का कैदी वार्ड। ये वो वार्ड है जहां बिहार की जेलों में बंद सख्त रूप से बीमार कैदियों को इलाज के लिए लाया जाता है। ऐसे ही कुछ बीमार कैदियों की मिजाज पुरसी के लिए बगैर किसी रोक टोक के देर रात हम अचानक वार्ड में घुसे। लेकिन वहां का नजारा देखकर हमें एक पल को यूं महसूस हुआ जैसे हम किसी गलत जगह पर घुस आए हों। बिहार में अब इन साहब की महफिल को देखकर गलतफहमी नहीं होगी तो और क्या होगा। मेज सजाए अपने दोस्तों के साथ हाथों में जाम थामे इस शख्स को देखकर क्या कोई कह सकता है कि ये जनाब उम्र कैद की सजा काट रहे हैं? चौंक गए ना? हम भी आपकी तरह चौंक गए थे जब हमें पता चला कि रांची का ये कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा उम्र कैद की सजा इस शान और रंगीनियों के साथ भुगत रहा है। मेरे पास में जितना लगभग केस है सारा साथ इसमें फंसाया गया हुआ, जबकि हम कोई राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, किसी राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, फिर भी हमको तो फंसाया गया हुआ। और राजनीति के ही तहत हम यहाँ पे जेल में हैं। अनिल शर्मा के ठीक बराबर वाले कमरे का माहौल भी कुछ अलग नहीं था। यहाँ पूर्व विधायक दिलीप यादव इलाज के नाम पर ऐश कर रहे थे। टेबल पर 4-4 मोबाइल फोन रखे थे। हालांकि हमें देखकर उनके चेलों ने मोबाइल फोन उठाने में ज्यादा देर नहीं लगाई। इस कमरे में एक दिन पहले ही पूर्व विधायक के लिए नया टीवी खरीद कर लाया गया था। हमें देखकर टीवी भी फौरन बंद कर दिया गया। अब आप ही बताएं, ये कहां से मरीज दिखते हैं? नहीं, अभी आप अचानक आए हैं तो हमें आप देख रहे हैं कि हम यहाँ उपस्थित हैं, हम तो कहीं घूम नहीं रहे हैं। और हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश से, मतलब जो हम यहाँ एडमिट हुए हैं माननीय न्यायालय का आदेश है। इन साहब की कहानी तो और भी निराली है। ये भी पूर्व विधायक है। ये हर रात सिर्फ अपने साथी कैदियों के साथ पीने पिलाने के लिए कैदी वार्ड में महफिल जमाने चले आते हैं। यानी ये कैदी वार्ड न हुआ, कोई बार या रेस्तरां हो गया। अगर जेल की सख्त दीवारें भी मुजरिमों के हौसले को पस्त न कर पाए तो फिर जेल की चारदीवारी के कोई मतलब या मायने नहीं है। और अगर कहीं जेल ससुराल में तब्दील हो जाए तो फिर कानून का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। बात कुछ अजीब सी ज़रूर है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, इस राज्य में करीब करीब हर जेल किसी ससुराल से कम नहीं है। यहाँ कैदियों के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव होता है जैसा किसी ससुराल में दामाद के साथ।
इनका नाम राजन तिवारी है। विधायक होने के साथ साथ इन पर कत्ल का भी मुकदमा चल रहा है। इनके दबदबे की कहानी तो और भी सनसनीखेज है। इलाज के नाम पर ये एक बार जेल से बाहर निकले और अस्पताल के रास्ते सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र एक रैली में भाषण देने पहुंच गए। भाषण देते वक्त अखबार में इनकी तस्वीर छप गई। तब पुलिस वालों को याद आया कि अरे इन्हें तो जेल में होना चाहिए था। राजन हमेशा की तरह अभी भी इलाज के नाम पर जेल से बाहर हैं और अब भी जहां उनका मन करता है वहीं घूमते रहते हैं। ऑलरेडी जेल में पहले से बंद थे, उसी समय हम एमएलए बने और उसी समय नेता भी बने। तो अपनी बात मैं सिर्फ कहूँगा आपसे कि पहले भी मैं ट्रीटमेंट कराया हूँ, आज भी ट्रीटमेंट करा रहा हूँ और जब हमको ज़रूरत पड़ेगी, तबीयत खराब रहेगा जब तब तक ट्रीटमेंट कराना मेरा दायित्व है। मैं मैंने आवाज़ अपना दूंगा। यह मुन्ना शुक्ला है, यह भी विधायक है और ख़ास बात यह है कि यह भी बीमार है। जाहिर है ऐसे में जेल से बाहर इनका भी इलाज चल रहा है। मुन्ना साहब को नई गाड़ियों का बेहद शौक है। ये अंदर हो या बाहर, जब भूत सवार होता है तब नई गाड़ी खरीदने और उसका ट्रायल लेने पहुंच जाते हैं। अब कोई यकीन करेगा कि जिस वक्त उन्हें जेल की चारदीवारी के अंदर होना चाहिए था, तब वो इस चमचमाती कार को खरीद कर उसका ट्रायल ले रहे थे। मुन्ना शुक्ला का तर्क है कि जब बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन सिवान जेल में रहते हुए दरबार लगा सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, तो उन लोगों पर ही उंगली क्यों उठाई जा रही है। वैसे मुन्ना शुक्ला 17 दिसंबर को जमानत पर बाहर आ गए। वो तो बैडमिंटन नहीं खेल रहा है, खेलने वाला वही जो खेल रहा है बैडमिंटन नहीं खेल रहा है। हम लोग अपना इलाज करा रहे हैं। हम लोग तो कई बार देखे यहीं पर, यहाँ पर हम लोग कहाँ घूमेंगे। यहाँ सामने इमरजेंसी है इधर। और ये वो शख्स है जिसकी दुहाई देकर बाकी कैदी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे तो आप वाकिफ होंगे। यह है सांसद शहाबुद्दीन। कहा जाता है कि ये सिवान के बेताज बादशाह है, मगर फिलहाल सिवान जेल में बंद। सांसद साहब यहाँ हर रोज अपनी मर्जी से दरबार लगाते हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। जेल के अंदर ही बड़े बड़े देगों पर शहाबुद्दीन के बावर्ची उनके लिए खाना बनाते हैं। इन साहब की तो बात ही निराली है। ये बिहार के बड़े माफिया डॉन में से एक सूरज भान है। ये साहब पिछले 5 सालों से बेऊर जेल में बंद हैं। करीब साल भर पहले एक दिन अचानक इन्होंने पूरे जेल में मिठाइयाँ बंटवा दी। मिठाई खाने के बाद लोगों को पता चला कि सूरज भान की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। जेल में रहते हुए ही इन्हें कब और कैसे बाप बनने का मौका मिल गया, ये बात बेशक आपको चौंका सकती है, लेकिन जेल में बंद कैदियों को नहीं। और जेल से आने के लिए तो वहाँ देना पड़ता था। फिर यहाँ वार्ड में रहिए तो मान लीजिए आदमी जाता था तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करने पड़ते थे। ये तो बिहार के जेलों में सजा के नाम पर मजा लूट रहे कैदियों की बानगी भर है। आलम यह है कि यहाँ कई बार पैसे या धौंस पर कैदियों को सिर्फ सरदर्द के इलाज के लिए भी अस्पताल भेज दिया जाता है। और ये बात कोई और नहीं, खुद बिहार की जेलों के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी मानते हैं। हो सकता है ऐसी बात, लेकिन ऐसी बात जब आती है उस मामले में तो हम लोग पूछते हैं, डॉक्टर से कार्रवाई करते हैं और भविष्य में भी अगर पाया जाएगा कि ऐसा मामला आया तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन माने हर एक मामले में कभी ये डेफिनेटली है, वो माने प्रेशर में कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस में कर सकते हैं, थ्रेट के अंदर कर सकते हैं, तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। बिहार हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ही इलाज के नाम पर ऐश लूट रहे ऐसे कैदियों को फौरन वापस जेल भेजने का हुक्म सुनाया है। लेकिन इन कैदियों की माने तो बीमारी वो बला है जो कभी भी आ सकती है, यानी इनकी सेहत कभी भी बिगड़ सकती है और ये जब चाहें सजा के नाम पर मजा लूटने अस्पताल पहुंच सकते हैं। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ शम्स ताहिर खान, पटना, आज तक। तो उम्मीद है कि जो शुरुआत में आपको कहानी बताई उसके बाद आपने ये रिपोर्ट देखी तो वो सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने भी घूम गई होंगी। तो ये थी वो पहली रिपोर्ट और पहली स्टिंग, जो उस वक्त का स्टिंग ऑपरेशन था। इसमें जो आप टेबल पर सारी चीज़ें, बोतल, गिलास, ये सब देख रहे हैं, ये मेन कैमरा से शूट नहीं किया था। वो जो हिडन कैमरा था उसका ऐसा फ्रेम बन गया था कि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी और यही वो सबूत बन गया था। और इस सबूत के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई कि हाँ, एक हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की पार्टी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिर बाद में कोर्ट ने इसको संज्ञान में भी लिया और फिर कुछ वक्त तक आगे सख्ती रही। ऐसी बीमारी के नाम पर कैदियों को बाहर जाने से रोका गया। कोर्ट बड़ी सख्ती से उनके मेडिकल हिस्ट्री को देखती, लेकिन फिर धीरे धीरे सब भूल गए, जैसे मैं भी भूल गया। उसके बाद फिर से पुरानी चीज़ें लौट आई, फिर वही जेल के बाहर की मस्तियाँ शुरू हो गई थी और ये सिलसिला चलता रहा। आज भी बिहार की जेलों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है।
जैसे यूपी की है, इवन एशिया की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल की है। तो हर जगह हर जेल की कहानी यही है। और ये उस ज़माने में मुझे याद आया था जो डायलॉग आपने सुना था कि जेल वाकई ससुराल जैसा है और कैदी जो है वो दामाद जैसे हैं। तो ये थी वो रिपोर्ट और ये थी वो कहानी। अब ख़त्म करूँ तो वादा जैसा भाई अपना सिलसिला। आज सुरेश गायकवाड़ इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुरेश जी। और ये मुंबई से एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। ताबिश इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ताबिश। और शब्बीर हुसैन ने भेजा है बिलासपुर से। राजेश कौर पन्नू इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राजेश। और ये गुरपिंदर सिंह जी की बिटियाँ हैं, बल्कि इनका कल है, संडे है, कल कहानी होती नहीं, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। बल्कि सॉरी नाम गलत लिया, रीझ कौर पन्नू, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे रीझ, हमेशा खुश रहो, अच्छी रहो। साथ ही आज रमेश सोलंकी जी की बिटिया का भी जन्मदिन है, इन्होंने नाम लिखा नहीं लेकिन बहुत बहुत बधाई। दीपेश मंगल इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीपेश जी। और ये रितु बंसल जी ने भेजा, उनके पति हैं ये। काशिफ सैफ़ी इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे काशिफ। और ये अपने क्राइम तक टीम में मोहम्मद आसिम हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी, तो हैप्पी बर्थडे काशिफ। इसके अलावा आयुषी इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आयुषी, हमेशा अच्छे रहो। और ये धनंजय जोशी जी ने भेजा, उनकी बेटियां हैं। इसके अलावा कविता भट्ट और प्रियांशु गुसाई, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। साथ ही ध्रुव वर्मा इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है, एंड सॉरी ध्रुव, आपकी कहानी की फरमाइश बहुत डिले हो गई, उसके लिए माफ़ी, लेकिन जल्दी सुनाता हूँ। साथ ही पौरावी पाटिल, हमेशा की तरह वही कॉमेडी सारे मेल, लेकिन थैंक यू, खुश रहो, अच्छी रहो, और तारीफ़ के लिए शुक्रिया भी। और वो कैमरे का कोई खेल नहीं है, वैसे ही हूँ मैं। इसके अलावा सुरेंद्र धालीवाल, थैंक यू सो मच, और आपने जो आइडिया दिया उस पर जल्दी अमल करेंगे सुरेंद्र जी। सुमन पॉल और खादिम किडनैपिंग केस कोलकाता वाली की इन्होंने फरमाइश की है सुमन जी, और ये मैं सुना चुका हूँ, आपको इसी कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी। अरशद रज़ा, थैंक यू सो मच अरशद साहब, आपका भी, एंड सब ठीक है, शुक्रिया आपने जो पूछा। मोहम्मद शाहनवाज, थैंक यू आपका भी। तो आज कहानी में इतना ही, और उस रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर देखिएगा जो आज आपने देखी, 20 साल पुरानी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।